हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल सरवन लेक्चरर। अगर आप क्लास 10th में हो और साइंस की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 साइंस के बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट 90 प्लस है। अगर वीडियो लास्ट तक देखोगे तो आप लोग भी 90% मार्क अचीव कर सकते हो, ठीक है। और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन मॉडल पेपर में से भी लिए गए हैं। तो हम लोग एक एक क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर देना और आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। सारी क्लास 10th की सारी सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, ठीक है। पहला क्वेश्चन आप लोग देखो क्या कह रहा है। लिखा हुआ है कि लौह चूर्ण पर जब हम तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। जैसे जो आपका लोहे का चूर्ण होता है उस पर अगर हम लोग HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो आखिर होता क्या है। सही उत्तर पर निशान लगाइए। ए नंबर हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। बी ऑप्शन है हमारा क्लोरीन गैस एवं आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। सी हमारा है कोई अभिक्रिया नहीं होती है। एंड डी हमारा है आयरन लवण एवं जल बनता है। देखो अगर आपसे कहा जाए, देखो इसमें आपका हाइड्रोजन निकलेगा और यहाँ जो है ना जैसे Fe है वो Cl से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका आयरन क्लोराइड, ठीक है, आयरन क्लोराइड। और आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा तो यहाँ आपका जो सही आंसर होगा वो होगा कि हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। याद रखना ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहले ही चैप्टर से, ठीक है, तो याद रखना। दूसरा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखो। ये क्वेश्चन मैंने आई होप कि पहले भी पढ़ाया है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों का रिवीजन भी जरूरी है। लिखा हुआ है अम्लीय विलयन का पीएच मान है। जो अम्लीय विलयन होता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उनका पीएच मान कितना होता है। ए ऑप्शन है 0, बी है 7, सी है आपका 7 से कम एंड डी है आपका 7 से अधिक। तो आई होप कि आपको पता होगा कि अम्लीय विलयन जो होते हैं उनका पीएच मान कितना होता है। अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो याद रखना जो अम्लीय विलयन होता है उनका पीएच मान 7 से कम होता है। जो 7 से अधिक होते हैं वो क्षारीय होते हैं और जो 7 से कम होते हैं वो अम्लीय होते हैं और जो 7 होते हैं वो उदासीन होते हैं। उदासीन जैसे आपका जल है उदासीन है, ठीक है। तो ये इतना याद रखना। ये सारे क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, बहुत बार आए हैं। तो यहां अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। जो पीने वाला जल है या पेयजल को जीवाणु रहित करने में प्रयोग किया जाता है। ए ऑप्शन है आपका CaOCl2 एंड बी ऑप्शन है CuCl2 एंड सी ऑप्शन है CaCl2 एंड डी ऑप्शन है CaCO3। तो बताओ जो पेय जल हो उसको जीवाणु रहित करने में क्या प्रयोग किया जाता है। अगर मैं वैसे बता दूं तो उसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर। अब ब्लीचिंग पाउडर का आपका फार्मूला क्या होता है, अगर इतना पता हो तो अच्छी बात है। तो याद रखना ये जो आपका CaOCl2 है इसी का प्रयोग किया जाता है जीवाणु रहित बनाने में, और जो मतलब इसका नाम है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, याद रखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय जो प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देती है। मतलब जो विस्थापित होती है प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देती हैं। ए ऑप्शन है हमारा सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु। बी है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु एंड सी है हमारा फेरस सल्फेट विलयन एवं सिल्वर धातु एंड डी हमारा है सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहां आपको मतलब इस क्वेश्चन का आंसर पता है या नहीं। ये आपका धातु एवं अधातु चैप्टर से है। अगर आपको नहीं पता हो तो इसका सही आंसर होगा जो सिल्वर नाइट्रेट विलयन है एवं कॉपर धातु, ठीक है, याद रखना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव। चलो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखो। लिखा हुआ है जो पादप होते हैं, पादप में जल या फिर जाइलम, ठीक है, जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम उत्तरदायी है। जाइलम क्या मतलब करता है, जाइलम ऊतक जो है पादप पेड़ पौधों में। ए ऑप्शन है हमारा जल का वहन, बी है भोजन का वाहन, सी है ऑक्सीजन का वाहन एंड डी है कोई नहीं। तो इतना तो आपको पता ही होगा
कि जो जाइलम ऊतक है और फ्लोएम ऊतक है ये क्या करते हैं पेड़ पौधों में। तो याद रखना जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है, ठीक है। जाइलम और फ्लोएम दो होते हैं, एक कौन होता है, एक होता है फ्लोएम। याद रखना ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो एक होता है जाइलम, एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम होता है एफ से, यानी कि फूड का वहन करता है, यानी कि भोजन का वहन करता है। बट जो जाइलम होता है वो जल का वहन करता है, ठीक है। नाम से भी स्पष्ट है, जा से जाइलम जा से जल, ठीक है। फा से फ्लोएम एंड फा से फूड, यानी कि इसका फा यानी कि एफ और एफ से फूड, ठीक है। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 5। समझ में आया ना? कोई दिक्कत कोई कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हो, क्योंकि आप लोगों को पूरा क्वेश्चन समझ में आए तभी हमारे पढ़ाने से फायदा है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए कि बोर्ड एग्जाम में आए, आप ओनली 10 सेकंड में 2 सेकंड में आप उसका आंसर दे दो, आपका टाइम बचे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 है कि निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। यानी कि निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए है हमारा अंडाशय, बी है शुक्रवाहिका, सी है गर्भाशय एंड डी हमारा है डिंब वाहिनी। तो आई होप कि आपको पता होगा मादा जनन तंत्र, नर जनन तंत्र, ठीक है। देखो ये जो शुक्रवाहिका है ये किसका भाग है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, यानी कि आपका जो है नर जनन तंत्र का भाग है। और ये जो तीनों है ये मादा जनन तंत्र का भाग है। तो यही जो है ये नहीं है मादा जनन तंत्र का भाग। याद हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखो क्वेश्चन, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप देखो क्या लिखा हुआ है कि जो स्वस्थ नेत्र का निकट बिंदु होता है, जिनकी आंख बिल्कुल स्वस्थ होती हैं, उनका निकट बिंदु कितने मतलब सेंटीमीटर पर होता है, ठीक है, निकट बिंदु। और निकट बिंदु जो है ऑप्शन ए हमारा 25 सेंटीमीटर, बी है 50 सेंटीमीटर, सी है 100 सेंटीमीटर, डी है इनफाइनाइट। इनफाइनाइट तो हो नहीं सकता, क्योंकि निकट बिंदु की बात की गई है तो बहुत ज्यादा दूर है, ठीक है। तो अगर आपका आंख जो है बिल्कुल आपका जो है स्वस्थ है, तो आपके लिए जो निकट बिंदु होगा वो 25 सेंटीमीटर होगा, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 25 सेंटीमीटर। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 कि प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है, प्रतिरोध का मात्रक होता है। ऑप्शन ए है ओम, बी है ओम प्रति मीटर, सी है ओम मीटर एंड डी है मीटर प्रति ओम। तो वो जो प्रतिरोध होता है उसका मात्रक होता है ओम, इतना तो आपको पता ही होगा, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो ये हमारे 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, इसको आपको तैयार करके ही बोर्ड एग्जामिनेशन में जाना है। और अभी हम लोग और सारे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले आपको जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताया गया है उतना नोट कर लो, रिवीजन करते रहो टाइम टू टाइम। फिर हम लोग देखते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो अब हमारा अति लघुत्तरीय प्रश्न है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला प्रश्न आप लोग देखो, पहले ही चैप्टर से है कि वायु में जलाने से पहले जो मतलब मैग्नीशियम रिबन है को साफ क्यों किया जाता है। आपने देखा होगा कि वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है को साफ क्यों किया जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई होप कि आप लोगों को पता होगा। नहीं पता है तो अभी आप ओनली 10 सेकंड में समझ जाओगे, ठीक है, बहुत आसान है। पहले तो आप समझो कि जो मैग्नीशियम है एक धातु है और वायु यानी कि हवा, और हवा में आपको ऑक्सीजन गैस मिलता है, आपको पता है हवा में ऑक्सीजन होता है। अब जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अभिक्रिया करेंगी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेंगी, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो होता है वो जल्दी जलता नहीं है, ठीक है। तो उसको हम लोग साफ कर लेते हैं तो वो आसानी से जलने लगता है और वो सतह जो है वो हट जाता है और बिल्कुल साफ हो जाता है, ठीक है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैग्नीशियम रिबन की सतह पर उपस्थित मैग्नीशियम ऑक्साइड, देखो मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह को साफ करने के लिए, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह है उसको साफ करने के लिए जो दहन है यानी कि जलाने से पहले इसे रेगमाल से रगड़ कर साफ कर लिया जाता है। देखो जब हम इसको बिल्कुल साफ कर लेंगे तो ये बहुत आसानी से जलेंगी, ठीक है। और अगर हम साफ नहीं करेंगे तो जब मैग्नीशियम ऑक्साइड की सतह उस पर चढ़ी रहेंगी तो फिर उसे जलने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए हम लोग जो मैग्नीशियम रिबन है, ठीक है, या फिर वायु में जलाने से पहले जो मैग्नीशियम रिबन है उसे साफ किया जाता है। ये आपका आंसर बिल्कुल सटीक है, आप लोगों को ऐसा ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है, ठीक है।
ये हमारा पहला प्रश्न है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन। देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका जो कार्बन तथा उनके यौगिक चैप्टर का, कि योगात्मक अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखना है। ठीक है, इसका समीकरण भी पूछता है और समीकरण भी मैं आपको बता दूंगा। देखो सबसे पहले योगात्मक अभिक्रिया का अर्थ समझो। योग मतलब होता है जुड़ना, और योगात्मक अभिक्रिया यानी कि कुछ ना कुछ जुड़ेगा, संयोग करेगा। योग, योग इसका नाम है, देखो योगात्मक अभिक्रिया। तो समझो योगात्मक अभिक्रिया में जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ आपस में संयोग करके, मतलब जो पदार्थ होते हैं, चाहे दो पदार्थ हो चाहे तीन पदार्थ हो, वो आपस में संयोग करेंगे और एक पदार्थ बनाते हैं। केवल एक ही पदार्थ बनाते हैं, कई पदार्थ आपस में संयोग करेंगे और केवल एक पदार्थ बनाएंगे, तथा कोई भी अन्य पदार्थ नहीं बनता। कोई अन्य पदार्थ नहीं बनता, केवल एक पदार्थ बनता है। तो अभी मैं आपको रिएक्शन के साथ समझाता हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए। देखो रिएक्शन क्या है, जैसे मैंने लिया एथिलीन, यानी कि एथिलीन का फॉर्मूला होता है C2H4, बट हम इससे लिखेंगे अलग अलग, CH2, ठीक है, फिर डबल बॉन्ड CH2, ऐसे भी आप लिख सकते हो बॉन्ड लगाकर, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसमें हाइड्रोजन यानी कि H2 मिला लिया। फिर आपको मिलेगा क्या, यहाँ आपको भाई एक उत्प्रेरक लेना है, ऊपर आपको यन्ने लेना है और नीचे आपको कुछ ताप लेना है जो उनको गर्म करना है ना। तो आप कम से कम यहाँ ले लो 200 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस, याद रखना बहुत आसान है। फिर आपको मिलेगा, वो मिलेगा, देखो CH3 हमें एथेन मिलेगा, यानी कि C2H6, बस मैं इसे भी अलग अलग लिख लिया, यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और इसका नाम है, क्या नाम है, एथेन। क्या नाम है, या फिर एथेन, ठीक है, एथेन, या फिर ऐसे लिख लो एथेन। ये हमारा एथेन है। देखो जब यहां देखो ये, यानी कि ये हमारा है एथिलीन, क्या है, एथिलीन। एथिलीन और हाइड्रोजन जब मिलती हैं तो देखो एक चीज बना, वो है एथेन। मैं इसे दूसरे टाइप से भी लिख सकता था, C2H6 भी लिख सकता था, ये एक ही चीज है, चाहे आप ये लिखो चाहे ये लिखो। तो ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला नंबर यानी कि तीसरा नंबर प्रश्न आप लोग देखो ध्यान से। इसमें क्या कह रहा है कि जो स्वपोषी पोषण होते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी हैं। स्वपोषी पोषण, एक होते हैं स्वपोषी पोषण, ठीक है, एक होते हैं विषम पोषी पोषण, बट यहाँ स्वपोषी पोषण के लिए बताना। देखो स्वपोषी पोषण के लिए जो सूर्य का प्रकाश है, यानी कि सनलाइट्स, यानी कि सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एंड जल, इतना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इनके लिए, भोजन बनाने के लिए या फिर कुछ और के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्वपोषी पोषण के लिए सूर्य का प्रकाश बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरोफिल भी होना बहुत ज्यादा आवश्यक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल आदि परिस्थितियों का होना आवश्यक है। जब ये परिस्थितियां होंगी तभी इनके उत्पाद में हमें ऑक्सीजन मिलेगा, जो हमारे लाइफ के लिए, जीवन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन मिलेगा एंड कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। ठीक है, ये इनके उत्पाद हैं। तो ये है हमारा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां जो हमारे स्वपोषी पोषण के लिए इंपॉर्टेंट है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल। आई होप कि आपको समझ में आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लोग उन सारे क्वेश्चंस को पढ़कर आप काफ़ी ज़्यादा मार्क अचीव कर सको। ठीक है, और जितना चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं उसको ध्यान से पढ़ो, क्योंकि आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जितना कोशिश हो सके आप लोग सुंदर सुंदर नोट्स बनाओ, उसमें आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधारो, अगर गड़बड़ है तो उसको सुधारो, कोशिश करो, बार बार लिख लिख कर पढ़ो। जब आप किसी चीज़ को लिख लिख कर पढ़ोगे, अगर यही चीज़ बताया गया इसको आप लिख कर पढ़ोगे तो इससे आपकी हैंड राइटिंग भी सुधरेगी और सेकेंड मैटर आपको ज्यादा दिन तक याद रहेगा, बोर्ड एग्जाम तक हमेशा याद रहेगा। ये हमारा फिजिक्स का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि मैंने ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, बट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें भी बताना कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हो। देखो नेत्र की समंजन क्षमता एक प्रकार से ये नेत्र की क्षमता है, जो आपकी मतलब नेत्र है उसकी क्षमता है।
जैसे देखो, नेत्र की वह क्षमता, जो आपका नेत्र है, नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी, जो उनकी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। चाहे आपकी वस्तु निकट रखी हो चाहे दूर रखी हो, ठीक है, उसको फोकसित कर लेता है, तो वही क्षमता तो नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। तो आई होप कि आपको समझ में आया कि नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके निकट तथा दूरस्थ वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाता है। ये 4 क्वेश्चंस आप याद रखना, यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आएंगे। मैं आपको बता दूं 100% यहां से आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप याद रखोगे तो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न है जो आपकी बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लघु उत्तरीय प्रश्न देखो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको दिखाया जाए तो आप लोग कहोगे ये तो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा। देखो यहाँ आप लोग देखो, ये एनसीईआरटी 2011, 13 एंड आपका है 11, 13, 14, 15, 16, 18, 17, 19, 2019, 20, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट देख सकते हो, जो हमारा समजातीय श्रेणी क्या है। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग याद करते हो, जो चीजें बताई जाती हैं उस पर फोकस करते हो, तो 100% आप बहुत सारा मार्क अचीव कर सकते हो। ठीक है, लिखा हुआ है समजातीय श्रेणी, यहां मैं आपको VIMP लिख देता हूं। ठीक है, देखो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण के साथ समझाइए। मैं आपको उदाहरण के साथ समझाऊंगा और आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा समजातीय श्रेणी। देखो आप लोग समझो, समजातीय मतलब जिनकी जाति समान हो। जैसे एक जाति के लोगों को एक श्रेणी में रखा जाए, फिर दूसरी जाति के लोगों को, जितने भी लोगों को है, एक श्रेणी में रखा जाए, तो वही तो होती है समजातीय श्रेणी। जैसे आपका एल्केन समूह है, अब एल्केन समूह के जितने भी सारी चीजें हैं, चाहे आपका CH4 है, C2H6 है, इन सारी को एक श्रेणी में रखो, ये सारे समजात हैं, समान जाति के हैं। जैसे आपका एक समूह का तत्व हो, जैसे आपका एल्कोहल का हो या फिर आपका कार्बोक्सिलिक समूह का हो, तो फिर ये सारी चीजें एक एक समूह मतलब अलग अलग करो और उसके सारे जो सदस्य हैं उसको लिख दो, वही आपका समजातीय श्रेणी है। अभी मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले परिभाषा समझो कि कार्बनिक यौगिकों का वह समूह, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं उनका वह समूह जिनका सामान्य सूत्र एवं क्रियात्मक समूह समान हो। चाहे उनका सामान्य सूत्र, जैसे आपका एल्केन है, एल्केन के जितने भी सारे चीजें हैं, सदस्य हैं, तत्व हैं, उनको लिख डालो, क्योंकि उनके जो है ना सामान्य सूत्र समान है, तो वो आपका समजातीय श्रेणी होगा। या फिर समान क्रियात्मक समूह समान हो, चाहे अल्कोहल समूह के हों, चाहे कार्बोक्सिलिक समूह के हों, ठीक है, कोई भी समूह के हों, तो फिर उनके क्रियात्मक समूह समान होंगे। अगर एक ही समूह के सारे तत्व होंगे तो उसे समजातीय श्रेणी कहते हैं तथा उनके सदस्यों को समजात गण कहा जाता है। चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे आप लोगों को एग्जाम्पल में बताया जाएगा, बहुत आसान सा। देखो एग्जाम्पल जैसा मैं बताता हूं वैसे ही बोर्ड एग्जाम में लिख भी देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको सारी चीजें अच्छे से बताता हूं, जैसा आपको लिखना है बोर्ड एग्जाम में। ब्लैक ब्लू पेन का भी यूज करता हूं, सारी चीजें, ठीक है, जैसा बताते हैं। केवल कलरदार पेन का यूज मत करना, बस। देखो यहां आप लोग, जैसे मैं लिख सकता हूं मेथेनॉल, ठीक है, अभी समझना, मेथेनॉल, ठीक है, मैंने क्या लिखा, मेथेनॉल। तो मेथेनॉल में आपका क्या होगा, मेथेनॉल का फार्मूला क्या होगा, इसमें ऑल जुड़ा हुआ है यानी कि CH3OH होगा, इसमें OH CH3, ठीक है, CH3 सॉरी, क्योंकि आपको सारी चीजें देखना है। CH3OH। अब देखो OH के समूह है, यानी कि OH हमारा एक क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह समान हूं, तो फिर मैं एक और लिखता हूं, एथेनॉल लिख देता हूं। एथेनॉल समझना ध्यान से, एथेनॉल। तो इनका हम लिखेंगे CH3 CH2OH। देखो इनके भी क्रियात्मक समूह समान है, इनके भी क्रियात्मक समूह समान है। ये सारे समजातीय श्रेणी, क्योंकि इनकी क्रियात्मक समूह कैसे हैं, समान हैं, तो ये आपके क्या होंगे, आपकी समजातीय श्रेणी होंगे। अभी मैं आपको एक और समझाता हूं इसी में। अभी मैं 3 लिख देता हूं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल का होगा CH3 CH2 CH2OH। बस ये सारे तीनों के जो देख लो, तीनों के आपके OH समूह है, यानी क्रियात्मक समूह समान है, तो ये आपका समजातीय श्रेणी होगा। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि ये आपको भूलना नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं इसके लक्षण।
लक्षण क्या है इनके? पहला लक्षण कि सभी सदस्यों को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। इसमें जितने भी सदस्य हैं सभी को एक समान सूत्र द्वारा प्रदर्शित करना। ओके, सभी को एक समान सूत्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। एक समान सूत्र, जैसे एक समान सूत्र जैसे आपका एल्केन का सूत्र होता है CnH2n +2। तो इसमें अगर आप कितनी भी चीजें रखो, एक कार्बन की संख्या 2 3 4 5 कितने भी, तो वो सारे आपके एक समान सूत्र होंगे, समान सूत्र होंगे। ठीक है। दूसरा देखो कि सामान्य सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह, जैसे यहां मैंने बताया इनके देखो क्रियात्मक समूह OH हैं, OH हैं, OH हैं, तो इनके क्रियात्मक समूह समान है, तो ये क्या होंगे? आपका समजातीय श्रेणी होंगे। तो यहां वही चीज बताया गया है कि सभी सदस्यों का एक ही क्रियात्मक समूह होता है। तीसरा हमारा है कि प्रत्येक क्रमागत सदस्य के अणुसूत्र में CH2 का अंतर होता है। अगर CH2 का अंतर हो एक दूसरे के बीच में तो वो भी आपका सही रहेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं, ठीक है, ताकि आप लोगों को ज्यादा बेटर समझ में आए, कोई दिक्कत ना हो। जैसे हमारा है C एंड CH4, ठीक है, CH4 है और एल्केन है, यानी कि आपका ये है मेथेन, और मैं एथेन लिखता हूं C2H6। अब इन दोनों के बीच में बताओ कितने का अंतर है? यहाँ एक C ज्यादा है इसमें, और यहाँ आपका 2H ज्यादा, यानी कि CH2 का अंतर है, तो ये भी आपका समजातीय श्रेणी होंगे। CH4 एंड C2H6 ये भी आपका समजातीय श्रेणी होगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? CH2 का है, तो इसलिए आपका समजातीय श्रेणी होगा। बस इतना समय आपको समझाना चाहता था, आई होप समझ में आ गया होगा। समजातीय श्रेणी की परिभाषा ये है आपका उदाहरण में आप देख सकते हो, सारे एक ही सामान्य सूत्र हैं, और फिर आपको लक्षण लिख देना है। आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा आप कुछ नहीं लिख सकते हो, और इतना अगर आप लिखोगे तो आपको फुल मार्क भी मिलेगा 100%। तो भाई ये इतने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो अब मैं आपके साथ शेयर करता हूं, ताकि आप लोग पढ़ो, जितना पढ़ोगे उतना ज्यादा आपके नंबर्स आएंगे। आज अगर आप कठिन परिश्रम करोगे तो कल आपको उसका फल भी मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग अभी मेहनत करो, क्योंकि आप क्लास 10th में हो, फिर आपको दोबारा नहीं मिलेगा पढ़ने के लिए इतना अच्छा मौका। तो आप लोग मेहनत करो पढ़ाई में, जितना आप लोग मेहनत करोगे उतना ही अच्छा रहेगा। ये हमारा है लघुत्तरीय प्रश्न नंबर फर्स्ट। ये लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, VIMP है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने कमेंट किया था, सर मुझे ये समझ में नहीं आता, बायो-सेवार्ट का नियम तथा सूत्र लिखिए। देखो बायो-सेवार्ट का नियम अभी आपको समझ में आ जाएगा। ये सारी चीजें जो लिखी हुई हैं वो आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। आप चुटकियों में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप समझो जो बातें मैं बता रहा हूं। यहां देखो, सबसे पहले मैं आपको F टाइप का आपको फिगर बनाना है, F टाइप का, और यहां आपको एक लकीर खींचना है। ठीक है, यहां कोण जो आपका है थीटा कोण है, याद रखना थीटा कोण है। और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, यहां इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो R है। ठीक है, याद रखना यहां तक का इनके बीच की डिस्टेंस R है। ओके, और यहां आपका एक बिंदु क्या है? P है। यहां एक बिंदु P है। फिगर ध्यान से समझना, फिगर इज इंपॉर्टेंट। और यहाँ मैंने एक मतलब देखो, यहाँ मैंने यहाँ से धारा इसमें प्रवाहित हो रही है, और इनके मतलब ये मैंने लघु पूरा मतलब ये जो आपका है ना, ये इतना मैंने माना, इसको डेल्टा एल। कुल लंबाई तो यल है, बट इनका जो मैंने माना है वो डेल्टा यल माना है, डेल एल या फिर डेल्टा यल माना है। ठीक है, लंबाई अल्प लंबाई है। ठीक है, बस इतना सा आपको फिगर बनाना है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत है? यहाँ मैंने थीटा कोण मान लिया, इनके बीच की दूरी R मान ली, यहाँ मैंने L यानी कि डेल एल मान लिया, यहाँ धारा I प्रवाहित हो रही है। अब बायो-सेवार्ट ने क्या कहा था? बायो-सेवार्ट के प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र प्राप्त किया। अभी सूत्र आपको मिल जाएगा, ये आपका धारावाही चालक है। ठीक है, इन प्रयोगों के आधार पर धारावाही चालक, ये जो आपका धारावाही चालक है, धारावाही चालक के एक छोटे से खंड डेल्टा यल द्वारा, ये आपका डेल्टा यल है, देखो ये डेल्टा यल है, इतना खंड की बात की जा रही है। ठीक है, डेल्टा एल द्वारा किसी बिंदु P, ये आपका एक बिंदु P है, यहाँ एक बिंदु P है, P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V की तीव्रता निम्न बातों पर निर्भर करती है। निम्न बातों पर निर्भर करती है, ये आपके 4 बातों पर निर्भर करता है। 4 बातें तो मैं फर्स्ट बताऊंगा। पहले फर्स्ट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता V, जो V है, ये V याद रखना, ये V। ठीक है, मैं आपको लिखूंगा नहीं, जो बता रहा हूं उसे लिख डालना कि चालक जो है, ठीक है, जो आपका V है, ये मतलब चालक की खंड की लंबाई डेल एल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि V जो होता है वो अनुक्रमानुपाती होता है डेल्टा एल के।
ठीक है, ये पहला केस है कि जो V है या चुंबकीय क्षेत्र V है वो डेल्टा L के अनुक्रमानुपाती होता है, फर्स्ट केस। सेकंड समझो, ठीक है, आप ऊपर लिख लेना, कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग इतना तो समझदार हो। फिर यहाँ आपका जो चुंबकीय क्षेत्र V है ये अनुक्रमानुपाती होता है किसके किसके अनुक्रमानुपाती होता है? खंड में प्रवाहित धारा, जो ये धारा प्रवाहित होता है इसके अनुक्रमानुपाती होता है। ये हमारा सेकंड मैटर है। थर्ड समझो, 4 मैटर मैंने बताया है, 4 चीजें। और थर्ड हमारा है कि ये जो होता है ना, ये मतलब इनकी बीच की दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। जो इनके बीच की दूरी, जो अब मैं इसे लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग समझ नहीं पाओगे, थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ। यहाँ मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था, जो V है वो चालक खंड में बिंदु की दूरी R, जो ये R है, ये R, ठीक है, ये देख लो R के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है। R का जो वर्ग है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी कि थर्ड नंबर केस ये कह रहा है कि जो V है ये व्युत्क्रमानुपाती मतलब R का आपको अपान में लिख देना है, इसकी व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। इतना याद आया। देखो तीसरा, ये हमारा तीसरा नंबर केस है। चौथा जो हमारा है वो क्या है, वो आपका जो V है वो थीटा कोण यानी कि साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है। बस ये चारों केस को आप क्या करो, इकट्ठा कर लो, जोड़ लो। तो जब आप जोड़ोगे तो यहाँ V V V V सब जगह है, तो इसको आप ऐसे लिख डालो V, ठीक है, ठीक है। या फिर आप यहाँ लिख दो हमारा ये, देखो एक समीकरण नाम दे दो इसको, मैंने समीकरण फर्स्ट, देखो मैं यहाँ समीकरण फर्स्ट इसको नाम दे दिया, इसको समीकरण सेकंड नाम दे दिया, इसको समीकरण थर्ड नाम दे दिया, इसको समीकरण फोर्थ नाम दे दिया, ठीक है, दे सकते हो। तो यहाँ आप लिख दो समीकरण फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो समीकरण फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है तथा फोर्थ को हल करने पर, ठीक है। जब हल करोगे तो यहाँ जो V होगा ये अनुक्रमानुपाती होगा। सारी चीजें देखो, यहाँ आपका I ऊपर है तो I आप ऊपर रखो, डेल L देखो डेल L है, डेल L ऊपर रखो, और साइन थीटा ऊपर है, साइन थीटा ऊपर रखो। बट ये व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसको आपको R² नीचे रखना है। यहाँ अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाने के लिए आपको यहाँ बराबर लगाना है, और म्यू नॉट बटे में 4 पाई, और यहाँ I डेल L साइन थीटा बटे R²। बस सिंपल सा काम है। यही जो है ना सूत्र है बच्चा पार्टी, यही हमारा सूत्र है। तो आई होप कि आपको ये है बायो-सेवर्ट का नियम, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसान है बायो-सेवर्ट का नियम। यही 4 केस याद रखो, जो V है डेल L के अनुक्रमानुपाती, धारा I के अनुक्रमानुपाती, और इनके व्युत्क्रमानुपाती, थीटा के अनुक्रमानुपाती, बस हो गया बायो-सेवर्ट का नियम। और ये आपको थोड़ा सा थ्योरी लिख देना है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग देखेंगे जो आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब हमारा दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसको देखो। आखिर दीर्घोत्तरीय प्रश्न में क्या है। प्रश्न नंबर फर्स्ट बहुत ज्यादा VIMP है, केमिस्ट्री में आपसे ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। रट लो, याद कर लो, बार बार रिवीजन कर लो, जितना हो सके उसको रिवीजन करते रहो, ठीक है। इस चीज को कि बेकिंग पाउडर या फिर आप कह सकते हो खाने का सोडा का रासायनिक नाम एवं अणुसूत्र क्या है, एंड इसको बनाने की विधि एवं भौतिक गुण, रासायनिक गुण, समीकरण, सारी चीजें लिखना है। अगर आप कम लिखोगे तो नंबर कम दिया जाएगा। सबसे पहले यहां देखो आपसे क्या पूछ रहा है, यहां बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब इसका सूत्र होता है, सोडियम को Na से लिखा जाता है, बाई को H से, कार्बोनेट को CH3 CO3 से, बस हो गया NaHCO3। देखो सोडियम का Na हो गया, बाई का आप H मान लो, CO3 कार्बोनेट हो गया, सोडियम बाइकार्बोनेट। कितना आसान है। सूत्र को आप थोड़ा ट्रिक की तरह याद करो। अगर आप ट्रिक से याद करोगे तो काफी आसान लगेगा, अगर आप वैसे याद करोगे तो थोड़ा हार्ड जरूर लगेगा। बनाने की विधि में देखो, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH के सांद्र विलयन में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, अधिक मात्रा में आपको कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। जैसे मैं आपको एक रिएक्शन आपका डबल हैंडेड है, यानी कि 2 बार होगा। जैसे यहाँ आपसे क्या कह रहा है, 2NaOH यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, और इसमें हम लोग CO2 प्रवाहित करेंगे यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और हमें मिलेगा क्या,
अभी हमें देखो मिलेगा, वो मिलेगा Na2, यहाँ Na2 है, 2 है Na की संख्या, और CO3 प्लस H2O। बट अभी हमें कहाँ मिला आपका बेकिंग पाउडर, क्योंकि ये तो आपका सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम बाइकार्बोनेट हमें मिलना चाहिए। तो फिर आप क्या करो, जो चीज़ें दी हुई हैं Na2CO3 जो इधर आपको मिला है प्लस H2O एंड फिर से आप CO2 प्रवाहित कर दो। अधिक मात्रा में कहा गया है तो 2 बार प्रवाहित करना पड़ेगा। यहाँ कुल मिला के NaHCO3 मिल जाएगा। कुल आपका इसमें हो गया, Na की संख्या 2 है, 2 हो गया, सारी चीज़ें आपका इक्वल है। यहाँ H2 है तो यहाँ H2 है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो O की संख्या आप गिन लो, यहाँ 3 है, यहाँ 1 4 5 6 और यहाँ देखो 3 दूनी 6, और यही हमें मिल गया। ये क्या है, ये है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। बस यही तो हमें ज्ञान करना था, मतलब पता करना था, बनाना था सोडियम बाइकार्बोनेट। बस ये आपका हो गया बनाने की विधि। आई होप कि आपको समझ में आ गया बनाने की विधि। अब हम लोग देखेंगे जो आपका अगला है, ये था हमारा बनाने की विधि। अब हम लोग देखेंगे जो इसका भौतिक गुण है। भौतिक गुण में देखो यहाँ, यह एक सफेद क्रिस्टलीय जल में अल्प विलेय पदार्थ है, मतलब ये एक सफेद रंग का होता है और जल में अल्प विलेय है, और इसका जलीय विलयन जो होता है अम्लीय होता है। इसका जलीय विलयन कैसा होता है, अम्लीय होता है। रासायनिक गुण में तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया, मैंने अभिक्रिया ऑलरेडी दे दिया है, ठीक है। देखो समझाने के लिए, देखो यहाँ आपका जो सूत्र होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3, और इसमें आपको HCl ये क्या है, अम्ल है। देखो अभी आपको यार तुरंत समझ में आ जाएगा, अम्ल से मैंने रिएक्शन कराया तो फिर ये हमें मिला NaCl, ये Na जो है ये Cl के साथ जुड़ गया, NaCl हमें H2O प्लस CO2 मिला, ये हमारा है फर्स्ट। और यहाँ सेकंड क्या कहा गया है, इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है। देखो ये जो रिएक्शन है इसको इतना जो हमें मिला है इसको इधर लिख दिया गया, देख सकते हो Na2CO3, ठीक है, ठीक है। ये देखो Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और ये जो हमें मिला है ये और ये हमें इधर, यानी कि इसी रिएक्शन को उल्टा कर दिया गया है, और इसको यहाँ लिखना है कि इसको जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है इसे गर्म करने पर, बस आपका हो गया। ये है हमारा रासायनिक गुण, 2 रासायनिक गुण और 2 भौतिक गुण। अब हम लोग देखेंगे अगला। अगला है इनका उपयोग। उपयोग आप समझ लो, पहला है पेंट की अम्लता, यानी सॉरी पेट, जो आपका पेट है, पेट की अम्लता को दूर करने के लिए। दूसरा है अग्निशामक के रूप में। तीसरा है झाग, यानी कि झाग वाले पेय पदार्थ बनाने में, जो झाग वाले पदार्थ पीने के लिए बनाया जाता है वही। तो ये है हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, और आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और सारे क्वेश्चंस जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो आपको और वीडियो में, अगले वीडियो में पढ़ाया जाएगा। ये वीडियो पसंद आए हो आप लोग एक लाइक कर देना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर देना, और आप लोग एक छोटा सा कमेंट कर देना कि ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है, जरूर कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।